हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन अपना डिस्क्रीट के अंदर सीएनएफ और डीएनएफ चल रहा था। डिस्क्रीट में सीएनएफ डीएनएफ और उसका एक मेथड हमने पढ़ लिया था जो टेबल की हेल्प से जब हम सॉल्यूशन निकालते थे, सीएनएफ निकालते थे या डीएनएफ निकालते थे, वो मेथड हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा तरीका क्या है ना, तो सेकंड मेथड लिखिए, टू फाइंड सीएनएफ और डीएनएफ, सीएनएफ और डीएनएफ ना अपना सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड आता है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है, आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, जैसे जो भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f(x1), x2, x3 या दो वेरिएबल में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, जितना मन करे उतने में, ठीक है। जैसे यदि कल वाला क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि x1 डॉट शायद x3 था और फिर उसके बाद x2 डॉट x3 था ना, ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ था। इस फंक्शन का आपने सीएनएफ और डीएनएफ फाइंड आउट कर लिया था। क्लियर है। अब देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, इसका स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, चूज दोज टर्म्स, दोज एक्सपेंशन, ये सब क्या है, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन in which any variable left, in which any variable left, ठीक है। अपन सबसे पहले वो एक्सप्रेशन या ऐसा व्यंजक सेलेक्ट करेंगे, लिख दे इसमें एक ऐसा व्यंजक चयन करते हैं जिसमें कोई चर विलुप्त हो, कोई चर कैसा हो, विलुप्त हो, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 हो गया। स्टेप टू में करना पड़ेगा which variable left, जो वेरिएबल आपका लैप्स हो चुका है या जो लैप्स है ना, which variable left we write हाँ ठीक है, we write 1। आप क्या लिखते हो, जो वेरिएबल गायब है ना उसकी जगह आप क्या लिख दिए हो, 1 लिख दिए, उसकी जगह हमें क्या लिख देना है, 1 लिख देना। वी राइट 1 करस्पॉन्डिंग दैट वेरिएबल, ठीक है। उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप 1 लिखते हैं एंड 1 इज इक्वल टू होता है, और 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास जानते हो, xi प्लस xi डैश के इक्वल होता है, xi प्लस xi डैश के इक्वल लिखा जाता है। स्टेप थर्ड हिंदी में लिख लें, जो चर विलुप्त है उसके संगत एक लिखते हैं तथा एक जो है वो किसके बराबर है, xi प्लस xi डैश के इक्वल है, xi प्लस xi डैश के इक्वल है, ठीक है। जो चर विलुप्त है उसके संगत क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, और 1 इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, xi प्लस xi डैश होता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए, स्टेप थर्ड।
अब अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड जो भी यदि अदर एंड अदर प्रॉपर्टीज which is required using distributive law and other properties which is required, जिनकी आवश्यकता है ना वो प्रॉपर्टी, solve that expansion, solve that expression। ठीक है, उस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे बंटनात्मक तथा अन्य उपयोगी गुणधर्म का यूज कर या इस्तेमाल कर व्यंजक को हल करते हैं, व्यंजक को हल करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेथड था। फिर उसके अंदर जो भी अपने पास रिक्वायरमेंट है, सीएनएफ है तो सीएनएफ के अंदर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यदि डीएनएफ की रिक्वायरमेंट है तो डीएनएफ की तरह उसको सोल्व कर लें। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया नोट। चले अब एक क्वेश्चन करते हैं, तब वहां पे आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन लेकर के चलते हैं अपन, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं और आपको वहां पे डीएनएफ फाइंड आउट करना है। आपके पास एग्जाम्पल 11.1, एग्जाम्पल 9.11.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें लिखा है कि f(x1, x2, x3), x1, x2, x3 किसके बराबर दिया हुआ है, ब्रैकेट ऑफ x1 डैश प्लस x2 डैश, x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस यहां पे लिखा हुआ है x2 प्लस x3 का डैश। ठीक है, और उसका भी फिर क्या लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है, फिर उसका भी डैश है, और यहाँ पे फिर पूरे पे डैश है, और लास्ट में लिखा हुआ है प्लस x2 डॉट x3, ये डॉट है, x2 डॉट x3 है आपके पास। ठीक है, इसका डीएनएफ फाइंड आउट करना है अपने को। फाइंड डीएनएफ, क्या निकालना है आपको, डीएनएफ निकालना है। ठीक है, इसका अपने को डीएनएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए डीएनएफ क्या होता है, डीएनएफ जो होता है आपके पास ये M1 M2 अप टू MK, और ये जो MI होते हैं वो क्या होते हैं, मिन टर्म्स होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, न्यून पद बोलते हो। क्या कहते हो आप इसे, न्यून पद। ठीक है, मिन टर्म्स बोले या न्यून पद बोले, तो ये होता है। ठीक है, ये होता है डीएनएफ। सीएनएफ क्या होता है, चलो मैं सीएनएफ के बारे में भी बात कर लेता हूं। सीएनएफ क्या होता है, जो सीएनएफ है वो क्या होता है, M1 M2 M3 M4
एंड सो ऑन एम के, जहां पे ये एम आई जो है वो क्या है आपके पास मैक्स टर्म है। एम आई क्या है मैक्स टर्म है, जिनको आप क्या बोलते हो आधिक्य पद, आधिक्य पद। और जो ये एम आई होते हैं है ना वो इस तरह से लिखे जाते हैं आपके पास एक्स कुछ भी मान लो x1 आ गया, x2 डैश आ गया प्लस x3 आ गया, इस तरह से। क्लियर है। और जो ये मिन टर्म्स है, मिन टर्म्स कैसे लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते x1 x2 डैश x3। क्लियर। तो ये मिन टर्म्स होते हैं, तो ये डॉट वाले हैं तो प्लस की फॉर्म में लिखे गए हैं, यहां पे आपके पास प्लस वाले हैं तो किस फॉर्म में लिखे गए हैं, डॉट वाले फॉर्म में लिखे गए। तो ये अपना डीएनएफ होता है और ये आपका सीएनएफ होता है। ठीक है, हटाएंगे। और यदि आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप, इन शॉर्ट है ना ये होता है। चलिए तो देखिए सोल्व करते हैं अपन इसको। सॉल्यूशन f x1 x2 और x3। पहले तो हम जो ये टर्म्स लिखा हुआ है, ये जो आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद डीएनएफ सीएनएफ बाद में बात करेंगे। तो देखिए मैंने बता रखा था आपको कि जब भी आप कोई भी फंक्शन को सोल्व कर रहे हो तो पहले बाहर जो डैश लगा हुआ है पहले उसको ओपन कर लेंगे। तो देखो ये क्या है a प्लस बी का होल डैश किसके बराबर होता है, a डैश डॉट b डैश के डी मॉर्गन लॉ से। तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, सॉरी एक्सप्रेशन क्या है, x1 डैश x2 डैश x2 प्लस x3 का डैश और का डैश, और यहां पे भी क्या है डैश, और प्लस क्या लिखा हुआ है x2 डॉट x3। डी मॉर्गन लॉ लगाइए तो इसका डैश आएगा, यानी कि x1 डैश प्लस x2 डैश और इसका डैश आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, डॉट आएगा x2 प्लस x3 डैश, इसका डैश है और फिर इसका भी क्या आएगा डैश आएगा, और यहां पे लिख देंगे x2 डॉट x3। यहां पे लगा है आपका डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ पहले वाले। दोबारा से डी मॉर्गन लॉ लगाओ तो इसमें a प्लस बी का डैश होता है, a प्लस बी का डैश किसके बराबर होता है, a डैश डॉट b डैश, यहां पे डॉट, और ये देखो ये सिर्फ x3 पे डैश है और ये डैश का डैश, तो क्या बनेगा x2 प्लस x3 डैश बनेगा। यहां पे आपके पास क्या है x2 डॉट x3, दोबारा से कौन सा डी मॉर्गन लॉ लगा है। यहां पे x1 डैश का डैश x1 के बराबर होता है, ये x2 आ जाएगा, डॉट यहाँ पे आपके पास x2 प्लस x3 डैश, और यहाँ पे आ गया आपके पास x2 डॉट x3। यहाँ पे कौन सा लगा है, अंतर्वलन नियम लगा है, x डैश का डैश किसके बराबर होता है, x के बराबर, ये अंतर्वलन नियम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। देखो ये पूरा फर्स्ट अपने को डीएनएफ के अंदर क्या चाहिए, डॉट वाले चाहिए, डॉट वाला प्लस की फॉर्म में लिखा गया है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, तो यहां से x1 डॉट x2 ये पूरा एक एलिमेंट माना गया है, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। नेक्स्ट क्या आएगा, x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश आ जाएगा, और ये आपके पास x2 डॉट x3 आएगा। यहाँ पे कौन सा लॉ लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे चलिए, x2 डॉट x2 किसके बराबर होता है, x2 के बराबर ही होता है। यहां से आपके पास x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश आ गया, और यहां आपके पास x2 डॉट x3 आ गया। ठीक है, ये क्या हो, आप जानते हो कि x डॉट x किसके बराबर होता है, x के बराबर ही होता है। कौन सा नियम है ये, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम या आइडम्पोटेंट लॉ। अब देखिए अपने पास कितने वेरिएबल है, अब अपना सिंप्लीफाई हो गया है ये फंक्शन। अब इसके बाद डीएनएफ और सीएनएफ फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे, देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, टोटल कितने अपने पास 3 वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, x1 डॉट x2 और इसके डॉट में लिख देंगे 1। नेक्स्ट इसमें तीनों वेरिएबल है तो इसमें साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको ऐसे दीजिए। यहाँ पे गायब है तो इसके साथ भी क्या कर देंगे, डॉट का सॉरी डॉट 1 कर देंगे, और 1 को क्या लिख दिया आपने, x1 डॉट x2 और डॉट को लिख दिया। गायब कौन है, x3 गायब है, तो x3 प्लस x3 डैश लिखा जाएगा, और ये वाला एज इट इज रख दो। उसके बाद 1 में क्या लिख दें, x1 प्लस x1 का डैश और डॉट x2 डॉट x3, यानी कि जो वेरिएबल आपका गायब है उसी के रेस्पेक्ट में आपने यह 1 लिखा है, और फिर 1 को क्या लिखा है आपने, x1 प्लस x1 डैश लिखा है। ठीक है, मैंने अभी स्टेप में लिखवाए थे, याद है। तो अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोबारा से। तो इस पे इस पूरे को एक एलिमेंट है ना, और इसको अलग अलग एलिमेंट। तो यहाँ पे आ गया x1 डॉट x2 डॉट x3।
नेक्स्ट आएगा x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश, ये वाला एज इट इज आएगा। और अब इसमें कर दो तो अब इसको फर्स्ट एलिमेंट मानना है, यानी कि इसको कंप्लीट एलिमेंट मानना है, और इसको एक दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा x1 डॉट x2 डॉट x3। ठीक है, जब प्लस वाले चाह रहे होते तो हम अलग तरीके से करते, जब इसको मान लेते हैं अपन x1 डॉट x2 डॉट x3, और नेक्स्ट वाला क्या आएगा आपके पास x1 डैश डॉट x2 डॉट x3। क्लियर है? क्या लो, कौन सा लो लगा है आपके पास यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब देखो कुछ मैच कराना है अपने को, तो देखो x1 डॉट x2 डॉट x3, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों सेम एलिमेंट है। और देखो एक ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये दोनों भी सेम है। और हमने पढ़ा है अभी कि x डॉट x भी x के बराबर होता है, और एक चीज और जानते हैं कि x प्लस x भी किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। यही वर्ग सम नियम है। ठीक है, तो देखो यहां पे आपके पास आ जाएगा x1 डॉट x2 डॉट x3, यानी कि जब इसको इसके साथ लिखोगे तो एक आएगा ये, और इन दोनों को साथ लिखोगे तो क्या आएगा x1 डॉट x2, यानी कि एक ही बार ही लिखा जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा x1 डैश x2 डॉट x3 आ जाएगा। ठीक है, क्या लगा यहाँ पे? सिंस वी नो x प्लस x किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसमें तीनों वेरिएबल आ गए, इसमें तीनों वेरिएबल आ गए, इसमें तीनों वेरिएबल आ गए। तो जब तीनों वेरिएबल्स मिल जाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, या फिर आप कहें कि जितने वेरिएबल का फंक्शन है वो सारे वेरिएबल मिल जाएं यदि आपके हर टर्म्स में, तो वो डीएनएफ में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका डीएनएफ है। ओके, नोट कीजिए। ओके, आगे चले, हो गया नोट? चलिए आगे। चलो आगे। इसके एग्जाम्पल आपके पास ये जो 11 एग्जाम्पल है, 11 का फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, सेकंड थर्ड जो भी आपको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हो, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो इसी का फोर्थ पार्ट, और देखिए क्या है आपके पास, f ऑफ x1 x2 और x3 है। लिखा गया है इसको x1 डॉट x2 डैश, x1 डॉट x2 डैश, फिर प्लस x1 डॉट x3, और इस पूरे का क्या लिखा हुआ है? डैश। और यहां पे लिखा गया है x1 डैश, यहां पे लिखा हुआ है x1 डैश। क्लियर है? करें सॉल्यूशन, आ जाइए। तो देखिए आपका f x1 x2 और x3, इसमें आपने क्या लगा दो, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, x1 डॉट x2 डैश प्लस x1 डॉट x3 और इसका होल डैश, और प्लस x1 डैश। ये डैश है भैया ना, ये डैश। देखो इस पूरे ब्रैकेट पे डैश लगा हुआ है, तो पहले इसको सोल्व कर ले। तो क्या आएगा भाई अपने पास x1 डॉट x2 डैश, और इसका डैश आएगा, डॉट x1 डॉट x3 और इसका डैश। आप जानते हो डी मॉर्गन लॉ से कि a प्लस बी का होल डैश किसके बराबर होता है? a डैश डॉट b डैश। यही आपका डी मॉर्गन लॉ है। अब देखिए आपको ये तो याद करने पड़ेंगे डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, LAW है, LAW। दोबारा से डी मॉर्गन लॉ लगाओ, तो देखो डी मॉर्गन लॉ दूसरा क्या होता है? ए डॉट बी का डैश किसके बराबर? ए डैश प्लस बी के डैश के बराबर होता है। ये डी मॉर्गन लॉ। तो यहां पे लगाओ तो क्या आएगा आपके पास? x1 डैश प्लस x2 डैश का डैश,
और यहाँ पे डॉट इसमें लगा दोगे तो क्या आएगा x1 डैश प्लस x3 डैश, और यहाँ पे आपके पास x1 डैश, ये भी डी मॉर्गन लॉ लगा है। सोल्व करो इसको तो ये हुआ x1 डैश, और x2 डैश का डैश किसके बराबर होता है, एलिमेंट के इक्वल होता है। डॉट यहाँ पे क्या आएगा x1 डैश x3 डैश, और यहाँ पे लिखा हुआ है x1 डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो चाहे तो इस पूरे को एलिमेंट मान लो एक, तो देखो x1 डैश प्लस x2 डॉट x1 डैश हुआ। फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा आपके पास, ये x1 डैश प्लस x2, अब की बार किसके साथ डैश हो जाएगा, x3 के साथ। पहली बार में x1 डैश, दूसरी बार में x3 के डैश, और लास्ट में x1 डैश। दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लो यहाँ पे लिख दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लो दोबारा से, तो यहां से दोबारा करो डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या आएगा x1 डैश डॉट x1 डैश आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा x2 डॉट x1 डैश, नेक्स्ट वाला आएगा x1 डैश x3 डैश x2 x3 डैश प्लस x1 डैश। वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। ज्यादातर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा या फिर वर्ग सम नियम यानी कि आइडेम्पोटेट। x1 डैश का x1 डैश किसके बराबर आएगा, x1 डैश के बराबर ही आएगा, x2 डॉट x1 डैश हो गया, ये आपके पास x1 डैश x3 डैश, यहाँ पे आपके पास x2 x3 डैश, और ये x1 डैश। यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ठीक है। अब देखो ये वाला एलिमेंट दिख रहा है आपको, सेम एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं, x1 डैश x1 डैश, क्लियर। और कोई है क्या, यहाँ पे x1 डैश x2 है, यहाँ पे x1 डैश x3 है, यहाँ पे x2 डॉट x3 डैश, ठीक है। ये सारे अलग अलग है, तो यहां से क्या लगे आपके पास, इसको एक ही लिख दिया x1 डैश, वर्ग सम नियम दोबारा से लग गया, और यहाँ पे आपके पास इसको लिख सकते हो x1 डैश डॉट x2, इसको लिख सकते हो आप x1 डैश डॉट x3 डैश है, और यहाँ पे x2 डॉट x3 डैश, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सा लगा है, वर्ग सम नियम या आइडेम्पोटेंट, ठीक है। अब देखिए, अब अभी तक ना तो अपना फंक्शन जो है वो सोल्व हुआ है, अभी तक फंक्शन सोल्व हुआ है। अब बात करते हैं आगे, तो देखो इसके अंदर कितने वेरिएबल कम है, दो वेरिएबल कम है, एक तो 2 वाला और एक 3 वाला, तो उसकी जगह मैं दो बार ही लिखूंगा यहाँ पे x1 और 1, दो बार 1 आएगा क्योंकि x2 भी गायब है, x2 के लिए 1, x3 गायब है तो उसके लिए भी 1, यहाँ पे एक गायब है तो इसके लिए क्या आएगा, एक लिख दो, तो उसको लिख दिया आपने 1, इसमें भी एक गायब है और इसमें भी एक गायब है, और इनको आगे पीछे लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं 1 बाद में लिख देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 1 को मैंने पहले लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे करो तो देखो ये हुआ x1 डैश डॉट, इसको लिख दिया मैंने x2 प्लस x2 डैश, इसको लिख दिया आपने x3 प्लस x3 का डैश। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, एक बार में एक सोल्व कर लीजिए, जैसे एक बार पहले डॉट 1 करके लिख लीजिए फिर उसके बाद सोल्व कर लेना, ठीक है। या फिर आप दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हो तो दोनों कर लेना, मैं आपको दोनों एक साथ लेकर के करवा रहा हूं। यहां पे x1 डैश x2 और इसमें कौन गायब था, x3 गायब था, तो उसके लिए लिख दिया x3 प्लस x3 डैश। इसमें आपके पास आ जाएगा x1 डैश डॉट x2, और यहाँ पे गायब कौन है, x3 गायब है, क्लियर है। और यहाँ पे x1 गायब है तो यहाँ पे आएगा x1 प्लस x1 डैश, और डॉट में क्या है x2 डॉट x3 डैश, क्लियर है। अब देखिए सोल्व करते हैं, एक बार में तो एक साथ ही सोल्व, एक बार में एक सोल्व होगा, जैसे ये काम ये एक साथ अप्लाई जरूर कर लिया आपने। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो x1 डैश डॉट x2, नेक्स्ट आएगा x1 डैश डॉट x2 डैश, ठीक है। डॉट में क्या है आपके पास x3 प्लस x3 का डैश। इस वाले में बात करें तो देखो ये पूरा एक एलिमेंट, तो यहाँ पे आएगा x1 डैश x2 डॉट x3, नेक्स्ट वाला x1 डैश x2 डॉट x3 डैश, ठीक है। वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है। यहाँ पे बात करें तो क्या आएगा x1 डैश x2 डॉट x3, नेक्स्ट वाला x1 डैश x2 और x3 डैश, क्लियर। और लास्ट वाला और लिख दें तो यहीं पे लिख देता हूं मैं लास्ट वाला भी, चलो यहाँ पे लिखता हूं, प्लस वो क्या आएगा आपके पास x1 आएगा डॉट x2 डॉट x3 डैश, नेक्स्ट वाला आएगा x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास।
जो जो सेम है वो देख लो। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे x1 डैश x2 x3 x1 डैश x2 x3 ये रहा, क्लियर है। तो देखो जो जो सेम है वो उन एलिमेंटों को मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम है, तो वर्ग सम नियम लग करके एक ही बन जाएगा। ये यहाँ पे x1 और x3 पे डैश है, तो ये रहा x1 और x3 पे डैश, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी अभी कोई एलिमेंट सेम आया नहीं है, ठीक है, तो इतना नोट कीजिए पहले। हो गया नोट, चले। जितना काम अपना हो गया है ना वो हटा देते हैं। और यदि ये समझ लेना, एक बार यदि कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई, इधर उधर हो गई, तो मतलब कि पूरे क्वेश्चंस का सत्यानाश। तो थोड़ा सा आप सोच समझ करके काम करें। करिए आगे। इनमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के चले साथ के साथ। इस पूरे को एक एलिमेंट मान ले, इनको अलग अलग एलिमेंट मान ले, तो देखिए आपके पास क्या आएगा। ये पूरा पहले डॉट थ्री x3 के साथ हो जाएगा, फिर उसके बाद ये, तो देखो क्या आएगा x1 डैश। चाहे तो मैं लिखना चाहूं तो साथ के साथ लिख सकता हूं, लेकिन एक बार पहला क्वेश्चन है अपना तो थोड़ा सा समझ ले। x2 डैश पहले किसके साथ डॉट हो जाएगा, x3 के साथ, फिर उसके बाद ये प्लस आएगा और ये पूरा एलिमेंट एज इट इज रखा जाएगा, यानी कि x1 डैश डॉट x2 प्लस x1 डैश डॉट x2 डैश, ठीक है। और इसके साथ कितना है आपके पास x3 का डैश, ये अप्लाई हो रहा है, क्लियर है। यहां से यही आया था अपने पास, क्लियर है, यही आया था अपने पास। आगे बात करें तो देखो इसकी जगह और ये एक ही आएगा, तो यहां पे क्या आएगा आपके पास x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डॉट x2 डॉट x3, ये आ गया। इन दोनों की जगह ये एक एलिमेंट आएगा, कौन सा आ गया x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश x2 डॉट x3 डैश, क्लियर है। यहां पे ये एलिमेंट अलग अलग थे, तो यहां पे अलग अलग ही आएंगे, ये x1 x2 x3 डैश आएगा एक तो, और एक क्या आएगा आपके पास x1 x2 x3 आ गया, और एक क्या आएगा आपके पास x1 डैश डॉट x2 डॉट x3, ठीक है, x3 का डैश है, सॉरी। अब इनको सोल्व कर लो, तो देखो डॉट x3 से अप्लाई कर दो, x1 डैश x2 डॉट x3, नेक्स्ट वाला आएगा x1 डैश डॉट x2 डैश डॉट x3, इसमें अप्लाई करो x1 x3 डैश x1 डैश x2 डैश डॉट x3 डैश, नेक्स्ट वाला x1 डैश x2 x3 x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश। यहाँ पे आ जाइए x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश, नेक्स्ट x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश। अब जो जो सेम है उनको एक एक बार लिख लेंगे, बाकी को जो भी बची गई उनको तो एक बार। तो देखो यहाँ पे x1 डैश है डॉट x2 x3, x1 पे डैश x2 x3 यानी ये रहा, और एक एलिमेंट ये रहा, क्लियर। फिर x1 और x2 पे डैश है, तो x1 और x2 पे डैश और x3 पे डैश नहीं है, तो है कोई ऐसा एलिमेंट x1 और x2 पे डैश है x3 पे नहीं, तो ये नहीं है कोई, किसी के भी सेम नहीं है। आगे चले x1 और x3 पे डैश, तो देखो ये रहा, ये एलिमेंट रहा आपका, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम। नेक्स्ट चलिए तीनों पे डैश कोई नहीं है, ये हो गया। आगे चलिए x1 और x2, अच्छा ये भी है, देखो 1 2 और 3, ये तीनों एलिमेंट सेम है, ये तीनों एलिमेंट सेम है, तो यहीं पे नहीं हो गया था कि अपना x1 x2 x3, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा था, इसको मिस कर दिया था, ठीक है, तो वो आ जाएगा वहीं से, कोई बात नहीं। अब तीनों एक साथ हैं तो तीनों के लिखोगे तो भी एक ही आएगा। हो गया ये x1 x2 और x3 पे डैश, ये कुछ नहीं है, तो बस आप जो जो कॉमन है उनको एक बार लिख लो। तो देखो यहाँ पे कॉमन है x1 डैश डॉट x2 डॉट x3, ये वाला आपके पास क्या आ गया x1 डैश डॉट x2 डैश डॉट x3, ये एक बार लिखा जाएगा, तो यहां से आया x1 डैश x2 और x3 डैश, क्लियर है। यहाँ पे ये तीनों पे डैश है, तो यहाँ पे आया x1 डैश x2 डैश x3 डैश, क्लियर है।
ये हो चुका है, ये भी लिख दिया हमने, और यहां से बच गया क्या आपके पास x1 x2 और x3 डैश, x1 x2 x3 डैश। क्लियर है? तो ये आपका आंसर है। एक बार इसको मैच करा लेते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 5 टर्म आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म आई है अपने पास। पहला टर्म है x1 डैश x2 x3, ओके, x1 x2 x3 डैश, x1 x2 x3 डैश ये रहा। नेक्स्ट वाला x1 डैश x2 डैश x3 ये रहा, ठीक है। उसके बाद x1 डैश और x2 और x3 डैश ये रहा। उसके बाद तीनों पे डैश ये रहा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आज की जो क्लास थी हमारी इसी पे बेस्ड थी, है ना, डीएनएफ और सीएनएफ निकालना। क्लियर है? तो अब इसके बेस पे आप जो है क्वेश्चंस ट्राई करना। क्लियर है? तो ये आपका जो 11वां है, यहां पे लिख देता हूं, आपको जो क्वेश्चन करने हैं सीएनएफ वाले, है ना, सॉरी ये डीएनएफ करवाया है, तो डीएनएफ के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल जो ये चल रहा है 9.11.1, इसके सारे क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं, है ना, रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और एक साथ दो अप्लाई हो रहे थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया, ठीक है। और बाकी यदि आपको इनमें से कोई और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर देना कि सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 है, उसमें आप क्वेश्चन आपके पास 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं डीएनएफ निकालने के लिए, तो आप कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन, एनी 3 to 4 क्वेश्चन, कोई भी 3 से 4 क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लें, कोई भी 3 से 4, 3 या 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला बहाना नहीं मारे कि सर आपने तो इंग्लिश में लिख के दिया था, है ना, तो हिंदी में कोई काम ही नहीं, है ना, तो ऐसा बहाना ना मारे, ठीक है। तो ये आज का अपना जो पोर्शन था वो था डीएनएफ के बेस पे। अगल कल जो क्लास होगी अपनी, ठीक है, या जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सीएनएफ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।